वेलकम टू सुपर क्लासेस। माई सेल्फ समर प्रताप सिंह। तो पिछली वीडियो में हमने कार्बन और उसके यौगिक 10th क्लास का चैप्टर 4 जो है उसका पार्ट 1 देखा था। आज हम पार्ट 2 देखेंगे। तो देखिए, पिछली वीडियो में हमने देखा था कार्बन के लक्षण और कार्बन के अपरूप। ठीक, अब आज हम देखेंगे कार्बन की प्रकृति। आप बोलोगे कि हमने कार्बन इतना सब कुछ पढ़ तो लिया था, हालांकि हमने कार्बन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। हमने जो किताबी ज्ञान होता है, इसके अलावा यूट्यूब पे जितनी भी वीडियो हैं उनसे अलग हटके भी कार्बन के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखी थी। ठीक है ना। अब आपको इतना सब कुछ देख ले तो अब ये कार्बन खत्म क्यों नहीं हुआ? तो दरअसल कार्बन है ही इतना ब्रॉड। कार्बन और उसके यौगिक ये दोनों अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत डिटेल है। इतना डिटेल है कि साइंटिस्ट आज भी मतभेद रखते हैं आपस में इसके कुछ परिपेक्ष में। ठीक है, उनको हम देखेंगे। इसके अलावा कार्बन को क्यों इतना ना पढ़ें? कार्बन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो भी तुम खाते हो, पीते हो, निकालते हो, लगाते हो, पहनते हो, सब कार्बन होता है, सब में कार्बन है। इसके अलावा परफ्यूम, पानी को छोड़ के जितना भी है, तेल वगैरह, इसके अलावा क्रीम पाउडर, सब में कार्बन है। और भी बहुत सारी चीज़ें, दवा, ठीक, या कपड़े, सब में कार्बन मौजूद होता है। और ये तो वैसी चीज़ें हैं, डायनामाइट, TNT, इतने खतरनाक विस्फोटक, उन सब में कार्बन होता है। तो जब इतना ज़्यादा कार्बन है सब में, तो उसका डिटेल क्या नहीं होगा? इसके अलावा कार्बन अपने साथ इतने सारे यौगिकों को लिए बैठा है कि ये सब मिलके 50 लाख से भी ज़्यादा बैठ जाते हैं। अब आप कहोगे 50 लाख तो होंगे बहुत सारे, इससे अलग भी तो होंगे। तो दरअसल टोटल होते 51-52 लाख के करीब हैं, या 55 लाख मान लो मोस्टली। लेकिन अगर हम 51 लाख माने तो उसमें से 50 लाख हमारे कार्बनिक यौगिक हैं। देखो, दरअसल क्या होता है कि खोज होती रहती है, हर साल सौयों हजारियों कार्बनिक यौगिकों की खोज होती रहती है। तो अभी जो मोटा मोटा अनुमान है उसके अकॉर्डिंग 50 लाख कार्बनिक यौगिक हैं। और फिर बचे कितने अकार्बनिक यौगिक? तो मात्र 90,000 अकार्बनिक यौगिक हैं। इतनी ज़्यादा संख्या है 50 लाख कि कार्बन अपने साथ साइंस की एक अलग शाखा लिए बैठा है, जिसको हम बोलते हैं कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन में हम कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं। और वो कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? आप बोलोगे कि जो कार्बन से बने होते हैं कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ऐसा नहीं है, ये डेफिनेशन पहले चलती थी। अगर ऐसा है तो CO2 हमारा कार्बनिक पदार्थ है या नहीं? कुछ कहेंगे कि ये कार्बनिक पदार्थ है, जो कि गलत है। अब कुछ और समझदार जो स्टूडेंट होंगे वो कहेंगे हमें पता है नई डेफिनेशन, और नई डेफिनेशन में हाइड्रोजन भी होना चाहिए। ठीक, तो उनके लिए मेरा क्वेश्चन है, क्या HCN कार्बन कार्बनिक यौगिक होगा? वो कहेगा होंगे। हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, तो ये कार्बनिक यौगिक होगा। उनकी भी ये गलत है, ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। इन चीज़ों को हम कार्बनिक यौगिक जब पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा इसी वीडियो में, वो हमारा कार्बनिक यौगिक का आएगा। उसको हम उसमें ये सब चीज़ों को निपटा देंगे। ठीक, इसके अलावा अगर मैं पूछूं कि सबसे ज़्यादा यौगिक किस तत्व के होते हैं? अब देखो, कुछ जो वीडियो देख रहे हैं बच्चे, उसमें दो तरह के होंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कार्बनिक यौगिक तत्व वगैरह सब जान के बैठे हुए हैं, उनको पता है कि यौगिक क्या होता है, तत्व क्या होता है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको तत्व नहीं पता, यौगिक नहीं पता। ठीक है, तो हम इसको जब पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं है कि कमज़ोर बच्चे अलग रह ही जाएँ, उनको पता ही नहीं है यौगिक क्या है, तत्व क्या है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको साथ लेते हुए चलेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन था मेरा, सबसे ज़्यादा यौगिक किसके होते हैं? तो आप क्या करोगे, अभी मेरा ही जो बयान है उसको कॉपी पेस्ट करके मुझे बता दोगे। जैसे कि आप बोल दोगे कार्बन के, आपने ही तो बताया था अभी 50 लाख तरह के कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कार्बन से बने होते हैं, तो कार्बनिक यौगिक होने चाहिए। और 90,000 अकार्बनिक होते हैं जो कार्बन नहीं होता जिनमें, तो कार्बन के बैठे सबसे ज़्यादा। तो ये भी आपका आंसर गलत है। ठीक, इस सब के आंसर हम देखने वाले हैं। पर पढ़ाई को क्रम से पढ़ना पड़ता है। अगर हम क्रम नहीं रखेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी।
ठीक है ना। तो समझ में आने के लिए जरूरी है कि पढ़ाई में क्रम बना रहे, और क्रम में सबसे पहले क्या है, पहले कार्बन पढ़ो और फिर कार्बनिक यौगिक। तो क्रम को बनाए रखते हुए हम क्या देख रहे हैं अभी, सबसे पहले हमने कार्बन देखा था, उसके लक्षण देखे थे, कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, ब्रह्मांड में कितना %, है पृथ्वी पर कितना %। इसके अलावा कार्बन के अजीबोगरीब रूप देखे थे, कैसे निकलता है, इतने अलग अलग तरह के लक्षण देखे थे हमने देखा था पिछली वीडियो में कार्बन का सबसे शुद्ध रूप हीरे के रूप में निकलता है, और जो हीरा होता है उसको अगर गायब करना हो, पूरी तरह से गायब करना हो, तो ऑटोक्लेव में रख दिया करते थे, जो 760 डिग्री सेल्सियस पर पूरी तरह से बदल जाता था कार्बन डाइऑक्साइड में, और कुछ भी राख भी नहीं बचती उसमें। इतने अजीबोगरीब चीज़ें देखी थी। इसके अलावा कार्बन के अपरूप देखने के बाद अब यह है कार्बन की प्रकृति। हम देखेंगे कि ये कार्बनिक यौगिक जो हैं 50 लाख से भी ज़्यादा यौगिक बना देते हैं, कार्बनिक यौगिक बना देते हैं। तो ऐसी खासियत क्या होती है कि जो सिर्फ यही बना पाते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं बना पाते। ऐसी क्या खासियत होती है, तो देखिए वो खासियत होती है कार्बन का नेचर, कार्बन की प्रकृति। कार्बन की प्रकृति कैसी होती है, उसकी ये 3 खासियत होती हैं, चतुर्संयोजी कार्बन, श्रृंखला और बहुआबंध बनाने की प्रवृत्ति। अब देखो इसके अलावा और भी होती हैं, पर हमारे सिलेबस में यही है। जैसे कि अगर और भी देखना चाहो तो बॉन्ड एनर्जी, उसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है कार्बन की, कार्बन कार्बन के बीच, ठीक है। तो देखिए, तो इतने तरह के यौगिक जो कार्बन बनाता है उन सब का वजह होती हैं ये। तो पहली वजह है चतुर्संयोजी कार्बन। ये क्या होता है, तो देखो उसके लिए हमें देखनी पड़ेगी कार्बन की संरचना। तो कार्बन हमारा कैसा होता है, सी से डिनोट करते हैं, ठीक। इसके अलावा कार्बन में C612, हमने पिछली वीडियो में देखा था कार्बन के 3 रूप होते हैं, C612, C613 और C614। C614 कैसा होता था, रेडियो एक्टिव होता था, ठीक। लेकिन जो नॉर्मली सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो हमारा C612 पाया जाता है। अब ये वाली चीज़ हमने क्या देखी थी, ये होते हैं हमारे प्रोटॉन की संख्या, ये क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक। अब ये जो प्रोटॉन की संख्या होती है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल। दरअसल कोई भी परमाणु होता है किसी भी तत्व का, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं, तो देखिए जैसे हमारा पानी है H2O, ठीक है, लेकिन कार्बनिक यौगिक चल रहा है तो कार्बन का ही ले लेते हैं, ठीक है, वरना आप कहोगे इसमें कार्बन कहाँ चला गया, CO2 है, ठीक है, हालांकि ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। अब इसको अगर हम तोड़ते हैं तो एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन मिलेंगे, ठीक है, ये हमें मिल गई 3 चीज। ये हमारा है अणु, ठीक, और अणु को अगर हम तोड़ते हैं तो हमारे क्या निकलते हैं, परमाणु। और इन परमाणुओं को भी अगर हम तोड़ेंगे तो हमारे निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल, मतलब कोई चार्ज नहीं होता। अब ये होते कैसे होंगे, तो देखो ये हमारा कार्बन है, इसके सेंटर में होता है नाभिक, तो इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है जिसमें हमारा न्यूट्रॉन नहीं होता, ठीक। अब देखो कार्बन में क्या होता है, 6 प्रोटॉन होते हैं, तो एक ये भी ध्यान रखना होगा तुम्हें, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, तभी तो बैलेंस होगा। ये जो हमारा चार्ज है बैलेंस कब होगा, जितने प्लस उतने माइनस, तो जितने प्लस होते हैं उतने ही माइनस होते हैं, और लगभग लगभग उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, कम ज़्यादा किसी किसी में होते हैं और ज़्यादा अंतर नहीं बैठता है। तो देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में, उनको बोलते हैं हम नाभिक, और उसके चारों ओर क्या होते हैं, कोष, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम होता है 2 और 4, ठीक। मतलब कि पहले कोष में हमारे आएंगे
2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे कोष में आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते रहते हैं। देखो ये जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया है ये खुद में एक डिटेल चीज़ है। वैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, लेकिन अगर कुछ बच्चों को नहीं आता है तो चैप्टर जो नेक्स्ट आएगा चैप्टर 5 उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो ये अभी इसको यही मान के चलो कि पहले कोर्स में 2 आते हैं और फिर दूसरे कोर्स में 8 तक आते हैं और उसके बाद में तीसरे कोर्स में रख दो, ठीक है, बोरबरी के नियम के अकॉर्डिंग। लेकिन उसको भी हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना। अभी तक आपको 20-25 तक बनाने होंगे, उतने में काम चल जाएगा। अब देखिए इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो कार्बन के मोटा मोटा अगर हम बनाएं तो कार्बन के बाहर, अब हमें अंदर वालों से मतलब नहीं है, जो बॉन्ड बनाएंगे, जो बाहरी जो तत्व और होंगे उनसे जो क्रिया करेंगे वो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन क्रिया करेंगे। तो हम इनको मोटा मोटा कर देते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कार्बन या कोई और तत्व वो कितना चाहता है, अपने अष्टक पूरा करना चाहता है। अष्टक का मतलब अपने बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, देने से तो काम चलेगा नहीं, 2 बचेंगे। तो क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और 4 इलेक्ट्रॉन लेना इतना आसान भी नहीं है, कोई देगा भी नहीं इसको। तो क्या करेगा, साझा करेगा। और साझा क्या करेगा, सब तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। जिन पर भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको बोलेगा कि मेरा भी इलेक्ट्रॉन ले लो और अपना भी दे दो। और ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये क्या होंगे, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन में एक चक्कर लगा के आएंगे और एक चक्कर हाइड्रोजन में लगा देंगे। इससे क्या होगा, दोनों की पूर्ति हो जाएगी। हाइड्रोजन अकेला ऐसा है कि 2 इलेक्ट्रॉन में खुश हो जाता है, ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इसको एक इससे मिल जाता है तो ये 2 में ही अपने आप को स्थायी समझने लगता है। तो इस तरह से हमारा ये एक इलेक्ट्रॉन इसको हाइड्रोजन का मिल गया, एक यहाँ से मिल गया, एक यहाँ से मिल गया और एक यहाँ से मिल गया। तो इस तरह के 4 खुद के हो गए और 4 बाहर के हो गए। तो इस पर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इसका स्टेप पूरा हो जाएगा, उसको संतुष्टि मिल जाएगी। तो ये जो साझा करने का तरीका है इसको बोलते हैं सहसंयोजी बंध, ठीक है। तो मोटा मोटा हमारा टॉपिक क्या था, ये चारों इलेक्ट्रॉन जो इसके पाए जाते हैं उनसे बॉन्ड बनाता है, और वो बॉन्ड कैसा होता है, सहसंयोजी आबंध होता है या सहसंयोजी बंध होता है। अब ये 4 संयोजकता है इसकी, 4 ही तो इलेक्ट्रॉन जुड़ना है, इसलिए हम बोलेंगे इसको चतुर संयोजी, ठीक है, क्योंकि चारों इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जुड़ता है, या इसकी 4 संयोजकता होती है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, चतुर संयोजी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा श्रृंखलन। तो देखिए श्रृंखलन क्या होता है, श्रृंखलन का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन से जुड़ते हुए बहुत लंबी लंबी चेन बना लेता है, और ये लंबी चेन अन्य तत्वों की तुलना में काफी ज्यादा होती है। अकेला कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जो आपस में जुड़ जुड़ के काफी लंबी चेन बना लेता। इसके अलावा ये लंबी चेन के अलावा श्रृंखलाएं भी बन जाती हैं, जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक, ये लंबी चेन बन रही है कि काफी लंबी लंबी बन जाती है। इसके अलावा ये चेन में चेन भी निकलती रहती है, इस तरह से इस चेन में से फिर चेन निकल जाएगी, ठीक। तो इस तरह से बहुत जटिल जटिल संरचनाएं भी मिलती हैं, ठीक। अब मैंने इनकी बाकी संरचनाएं बनाई नहीं है, ठीक है, इधर हाइड्रोजन लगा सकते हो या कुछ और लग सकता है 4 संयोजकता पूरी करने के लिए, ठीक। इनको खाली छोड़ देते हैं, इन पे आप हाइड्रोजन वगैरह लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, चैन में से चैन बन सकती है, एक लंबी चैन, उसकी साइड चैन, उस साइड में से और चैन, फिर और दूसरी जगह कोई चैन निकल गई। तो इस तरह से कर करके ये बहुत काफ़ी बड़े बड़े विशाल अणु तक बना लेते हैं। इसी को हम बोलते हैं श्रृंखलन, ठीक। कुछ कुछ अणु तो इतने बड़े होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, और वो कौन से होते हैं, पॉलीटॉक्सन और
मेटॉक्सिन, ये सबसे बड़े कार्बनिक अणु है। ये नॉर्मली समुद्र में पाए जाते हैं। ये प्रोटीन का अणु है। प्रोटीन जो होती है समुद्र में आपस में मिल मिल के बहुत सारी प्रोटीन बनती रहती है। जीवन की उत्पत्ति भी हमारी समुद्र में ही हुई थी। पहले प्रोटीन के ही अणु बने थे समुद्र में, फिर कहीं डीएनए बना था और फिर वो आपस में मिलकर सेल्स बनी थी। तो इस तरह से क्या है, ये पॉलीटॉक्सिन और मेटॉक्सिन, ये जो प्रोटीन के अणु है, ये सबसे बड़े कार्बनिक अणु है। इनका जो अगर मोटा मोटा वो देखोगे तो ये 100 एंगस्ट्रॉम के करीब इनका व्यास बढ़ता है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम का भी फिजिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बता देंगे। ये सब लंबाई को नापने की इकाई होती है, इलेक्ट्रॉन वगैरह, एंगस्ट्रॉम वगैरह। ठीक, तो श्रृंखलन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, बहुआबंध बनाने की प्रवृत्ति। अब ये क्या चीज होती है, तो देखो कार्बन में एक खासियत क्या होती है कि कार्बन कार्बन से सिंगल बॉन्ड द्वारा भी जुड़ सकता है। इसके अलावा कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड द्वारा भी जुड़ सकता है और कार्बन कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड द्वारा भी जुड़ सकता है। ठीक, एक बॉन्ड द्वारा भी जुड़ जाता है, दो बॉन्ड द्वारा भी जुड़ जाता है और तीन बंध भी बना लेता है। इसको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध द्वारा बनाया था। ये हर किसी में कैपेसिटी नहीं होती। जैसे अगर आप हाइड्रोजन को देखोगे तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक ही बनाएगा। ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना सकता है, वो सिंगल भी बनाता है, दो भी बनाता है। ठीक है, इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन कार्बन ऐसा है कि ये तीनों तरह के बॉन्ड बना लेता है। ठीक, तो ये तीन तरह के बॉन्ड बनाने की जो खासियत है, ये भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा नए नए तत्वों को या नए नए तरह के यौगिकों को बनाने में हेल्प करता है। ठीक, तो ये तीनों चीजें हो गई। इसके अलावा एक चीज और होती है कि कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। उस ज्यादा एनर्जी होने के कारण ये इतनी आसानी से टूटता नहीं है और लंबी से लंबी चैन बनाते चले जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये हमारा कार्बनिक यौगिक जो इतने तरह के पाए जाते हैं, उनके पाए जाने की जो वजह है वो हमारे कार्बन की प्रकृति है, कार्बन का नेचर है। इस वजह से कार्बन इतने तरह के यौगिक बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कार्बनिक यौगिक। तो देखो कार्बनिक वर्ड से आपको पता लग रहा है कि ये कार्बन की बात है। ठीक है, ये जो वर्ड है यौगिक, ये क्या चीज होती है, तो हमारे पास दो वर्ड होते हैं, पहला तत्व और दूसरा यौगिक। ठीक, तत्व क्या होते थे, मेंडलीफी टेबल में आगे भी पढ़ेंगे और हमें नॉर्मली पता भी है कि मेंडलीफी टेबल में हमने देखे थे 118 तत्व थे। ठीक, तो तत्व होते क्या हैं, देखो एक जैसे परमाणु मिल मिल के बनाते हैं तत्व, और जब अलग अलग परमाणु आपस में मिलते हैं तो हमारा बनता है यौगिक। ठीक, एक जैसे परमाणु मिल रहे हैं तो तत्व बनेगा और अलग अलग तरह के परमाणु मिल रहे हैं तो हमारा यौगिक बनते हैं। तो जैसे कार्बन से कोई और चीज मिल जाए, ठीक है, CH4, तो अलग अलग परमाणु मिल रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया, यौगिक कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए अपने टॉपिक पे फिर से आते हैं, कार्बनिक यौगिक। तो देखो कार्बनिक यौगिक की डेफिनेशन समय समय पर बदलती रही है और अभी भी इसमें मतभेद रह रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है, पर काफी हद तक इसको हमने सुधार कर लिया है। तो सबसे पहली डेफिनेशन किसने दी थी, तो देखो एक फ्रांस के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जीलियस। उन साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया था कि उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था जिसको हम बोलते हैं जैव शक्ति सिद्धांत। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया था कि जीवितों में मतलब चाहे तो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ठीक है, तो जीवितों में एक विशेष तरह की शक्ति पाई जाती है और उस शक्ति के द्वारा कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। या दूसरे शब्दों में बोलें तो कार्बनिक यौगिकों का निर्माण सिर्फ जीव जंतुओं में ही होता है। इसके अलावा पृथ्वी पर और कहीं उनका निर्माण नहीं हो सकता। मतलब कि इसका यह है कि हम लैब में इसको नहीं बना सकते और ना ही ये अपने आप प्रकृति में बन सकता, ये सिर्फ सजीवों में बनता है। ठीक, इसी चीज को बोला गया था जैव शक्ति सिद्धांत, और ये किसने दिया था, बर्जीलियस ने दिया था। और ये कहाँ के थे, फ्रांस के थे।
पर कुछ समय तक ये सही चलता रहा, सब लोग इसको मानते भी रहे, क्योंकि इतने तरह के जितने भी उस समय पाए जाते थे वो सब सजीवों के होते थे। पर उनका जो स्टूडेंट था एक वोगलर, ये स्टूडेंट उन्हीं की लैब का यूज करके, जो कि फ्री में प्रोवाइड थी, इन्हीं के सिद्धांत को गलत कर दिया। इसने क्या करा कि इसने यूरिया बना दिया। और यूरिया क्या होता है? ये कार्बनिक पदार्थ होता है कि उनमें कार्बन पाया जाता है। तो इसने क्या किया था, अमोनियम सल्फेट से क्या बना दिया? यूरिया बना दिया। दरअसल जो टॉयलेट के रूप में उत्सर्जित करते हैं उसको हम यूरिया बोलते हैं, ठीक है। उसमें कार्बन मौजूद होता है, इसलिए वो कार्बनिक पदार्थ होता है। तो ये पहली घटना थी जिससे क्या हुआ, पहली बार सजीवों के बाहर कार्बनिक पदार्थ बनाया गया था, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया था? वोहलर के द्वारा। और ये कौन था? ये बर्जीलियस का स्टूडेंट था, ठीक। तो जो बर्जीलियस की जो सिद्धांत था, जो थ्योरी थी, वो तो गलत होगी, क्योंकि ये अब सजीवों के बाहर भी बन गया। और वो किसने बना दिया? वोहलर ने बना दिया। तो इस तरह से बर्जीलियस का जो जैव शक्ति सिद्धांत है वो खत्म हो गया। और इसके बाद तो जब पता चला तो फिर और भी साइंटिस्टों ने तरह तरह के नई नई चीजें, नए नए कार्बनिक पदार्थ बनाने चालू कर दिए। अब क्या हुआ कि बर्जीलियस की जो डेफिनेशन है उसमें थोड़ा सा सुधार किया गया। तो डेफिनेशन लगभग यही रही थी, इसमें बस ये कर दिया कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण मुख्यतः सजीवों में होता है। एक वर्ड लगा दिया, मुख्यतः, ठीक है। इससे पता चलता है कि मुख्य रूप से सजीवों में होता है, और बाकी हम इसका वैसे भी निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। पर ये डेफिनेशन ज्यादा चली नहीं। पर हाँ, कुछ लोग ये भी अभी भी ये मानते हैं, कुछ साइंटिस्ट, कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कार्बन से होता है, ठीक है। और ये मुख्यतः सजीवों में होते हैं। ये बात सही है कि ये मुख्यतः सजीवों में ही बनते हैं, ठीक है ना। पर आधुनिक जो डेफिनेशन है वो एक अलग रूप में आई है। वो क्या है? हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। इतनी छोटी सी डेफिनेशन। हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न यौगिक ही क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अब देखो, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? इसके नाम से ही पता पड़ रहा है, हाइड्रो, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन। तो वे पदार्थ जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे CH4 कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए हैं, तो क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन। C2H6 ये क्या कहलाएंगे? कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए हैं, तो ये भी हाइड्रोकार्बन हो गए। तो या तो हाइड्रोकार्बन हो या इससे व्युत्पन्न हो। व्युत्पन्न का मतलब इसमें कोई और चीज जुड़ जाए तो वो भी हमारा हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। जैसे दारू, एल्कोहल, C2H5OH, ठीक है। तो इसमें क्या जुड़ गया? ये हमारा हाइड्रोकार्बन है और इसमें ऑक्सीजन अलग से जुड़ गया, तो हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न, ठीक। तो इस तरह से ये एक नई डेफिनेशन आई है जिसमें क्या होता है? हाइड्रोकार्बन हो या इसके व्युत्पन्न हो। अब इतने तरह के पाए जाते हैं, 50 लाख तरह के पाए जाते हैं कार्बनिक यौगिक, इससे ज्यादा और हर साल खोज होती रहती हैं। और अकार्बनिक पदार्थ कितने हैं? मात्र 80,000। तो इस वजह से इसको एक अलग से शाखा दे दी गई, और जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको हम कार्बनिक रसायन कहते हैं, ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं कार्बनिक रसायन कहलाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये आधुनिक परिभाषा होगी, लेकिन ये भी पूरी तरह से फिट नहीं बैठी। इसमें बोला गया हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन, लेकिन ऐसे कुछ हाइड्रोकार्बन देखे गए थे, हाइड्रोकार्बन उनके व्युत्पन्न, जिनमें हाइड्रोजन भी था, कार्बन था, लेकिन फिर भी वो हमारे कार्बनिक यौगिक में नहीं आते, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था CO2। तो देखो, कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड मतलब जैसे CO, इसके अलावा CO2, ठीक। ये क्या है? कार्बन के ऑक्साइड हैं। ये हमारे कार्बनिक यौगिक में नहीं आते हैं। इसके अलावा कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या होते हैं हमारे? जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, CaCO3,
ठीक। तो जिसमें CO3 लग जाता है वो हमारे कार्बोनेट कहलाते हैं, MgCO3, ये भी क्या है हमारा कार्बोनेट हो गया। इसके अलावा साइनेट, साइनेट में क्या लगता है साइनाइड, CN लग जाता है, ठीक, CN। अब जैसे हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, ठीक, KCN हो गया, तो इस तरह से ये हो गया। इसके अलावा कार्बाइड, इस तरह के हमारे कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी कार्बनिक यौगिकों से बिल्कुल डिफरेंट हैं, क्योंकि इनके जो गुण हैं, ये जो चीजें हैं इनके गुण हमारे अकार्बनिक पदार्थों से मैच करते हैं, इसलिए इनको हम अकार्बनिक रसायन में रखते हैं, ना कि कार्बनिक रसायन में। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड तो इतना खतरनाक होता है कि तुम फास्ट कार्ड वगैरह लगाते हो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, यह हमारे हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, जो हमारी ऑक्सीजन को ले जाता है, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और वो ऑक्सीजन फिर हीमोग्लोबिन से, जो ब्लड में RBC होती है, रेड ब्लड सेल, उसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन, उस हीमोग्लोबिन से जुड़ के हमारे अलग अलग सेल्स तक जाती है। तो ये हीमोग्लोबिन से स्थायी बॉन्ड बना लेता है। स्थायी का मतलब उससे जुड़ जाएगा और फिर अलग नहीं होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या करती है, ऑक्सीजन को छोड़ के सेल तक और फिर वापस आती है लंग्स तक ऑक्सीजन लेने के लिए। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन को छोड़ता ही नहीं है, तो जितनी हीमोग्लोबिन पे जुड़ गया उतना हीमोग्लोबिन बेकार, इसीलिए बोलते हैं कि जब फास्ट कार्ड लगा दो तो निकल जाना चाहिए। साइनाइड, इसको तो आप जानते ही होंगे, जैसे साइनाइड ये कितना जहरीला होता है, सबसे घातक जहर अगर आता है तो साइनाइड का नाम पहले आता है। साइनाइड इतना तगड़ा होता है कि इसका अभी तक कोई स्वाद नहीं बता पाया। एक साइंटिस्ट ने कोशिश भी की थी जीभ पे साइनाइड रख के, और वो लिख नहीं पाए थे इसका स्वाद कैसा होता है। फिर भी एक मोटा मोटा माना जाता है कि जैसे सड़ा हुआ बादाम होता है, उसकी गंध जो होती है सड़े हुए बादाम की, वो साइनाइड का स्वाद होता है। साइनाइड का जो स्वाद होता है वो सड़े हुए बादाम की तरह होता है। ठीक, ये अंदाजा लगाया गया है। इसके अलावा साइनाइड का प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार यूज हुआ था हथियार के रूप में। ये इतना खतरनाक होता है कि अगर आपकी जेब में भी रखा है तो पसीने के संपर्क में आते ही आपको तुरंत खत्म कर देगा, क्योंकि ये सीधा नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, और नर्वस सिस्टम हमारे पूरे दिमाग, मेरू रज्जु, इन सबको कंट्रोल करता है। तो जैसे ही नर्वस सिस्टम बंद, पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसके अलावा इतना जहरीला होने के बावजूद भी साइनाइड का बहुत यूज भी होता है, जैसे कागज बनाने में, कपड़ा बनाने में, प्लास्टिक बनाने में साइनाइड का यूज होता है। इसके अलावा हर इंसान में थोड़ा बहुत साइनाइड पाया जाता है। वो कैसे पाया जाएगा, जब इतना ही खतरनाक होता है तो इंसान में ये साइनाइड कैसे पाया जाएगा, और पाया जा रहा तो हम जीवित कैसे हैं। देखिए, जो सिगरेट का धुआं होता है उसमें साइनाइड मौजूद होता है, ठीक है। तो आप बोलोगे हम तो सिगरेट पीते ही नहीं है, दरअसल ये इतना कम मात्रा में साइनाइड होता है, बहुत कम होता है, इसलिए इसका असर लॉन्ग टर्म में देखने को मिलते हैं और नॉर्मली नहीं दिखते। इसके अलावा जो वाहनों से धुआं निकलता है उसमें भी बहुत कम मात्रा में साइनाइड होता है। ठीक, तो इस तरह से साइनाइड हमारे धीरे धीरे पहुंचता है, और इसका जो लक्षण होते हैं, हार्ट में दर्द, बेहोशी सी आना, इस तरह के इसके बहुत अलग टाइप के लक्षण होते हैं। तो कभी साइनाइड वगैरह आ भी जाता है, जैसे कपड़ों पे गिर जाता है या कुछ और हो जाता है, तो सबसे पहले उसको हटा देना चाहिए, और अगर हल्का कैटेगरी का है, तनु अवस्था में है, तो फिर तुरंत पानी डालना चाहिए। साइनाइड का ये लक्षण होता है। ठीक, तो ये हमारा क्या था, कार्बनिक यौगिक की डेफिनेशन थी। तो अब इस वाली डेफिनेशन को फाइनली रूप से याद कर सकते हो। अब मेरा क्वेश्चन है कि सबसे अधिक यौगिक किस तत्व के होते हैं, जो कि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में पूछा था कि सबसे ज्यादा यौगिक किस तत्व के हैं। अब देखो, कार्बनिक यौगिकों में क्या बताया था, 50 लाख तरह के कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। तो नॉर्मली क्या लिख रहा है, सबसे पहले लग रहा है कि कार्बन के ही सबसे ज्यादा यौगिक होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कार्बन दूसरे नंबर पर आता है। सबसे ज्यादा जो यौगिक पाए जाते हैं वो हाइड्रोजन के होते हैं। कैसे, उसका प्रूफ है हमारी ये डेफिनेशन। इसमें क्या है, देखो, हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न, मतलब जब भी कार्बन होगा उसके साथ हाइड्रोजन तो होगा। ठीक, तो मोटा मोटा जितने भी कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक यौगिक होंगे, उसमें कार्बन के साथ साथ क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे।
ठीक है। तो यहाँ जितने कार्बन उतने हाइड्रोजन। इसके अलावा जो अकार्बनिक पदार्थ हैं उनमें अलग से हाइड्रोजन होता है, जैसे पानी H2, ये हाइड्रोजन का यौगिक है, ठीक है, लेकिन कार्बनिक पदार्थ नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा हाइड्रोजन का यौगिक। इस तरह से हमारा H2S, ये भी क्या है हाइड्रोजन का यौगिक है लेकिन कार्बनिक नहीं है। तो कार्बनिक यौगिकों में तो सारे कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन तो होता ही है, इसके अलावा अकार्बनिक यौगिक भी हाइड्रोजन में, अकार्बनिक यौगिकों में भी हाइड्रोजन पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा यौगिक जो होते हैं वो हाइड्रोजन के होते हैं, ना कि कार्बनिक यौगिकों के। ठीक, अब इस वीडियो में इतना ही रहने दे रहे हैं, और इसके अलावा जो बचा हुआ पार्ट है चैप्टर का, जैसे IUPAC नाम हो गए और कुछ कार्बनिक यौगिकों के बारे में जानकारी है, वो सब हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। और इससे जो पिछला पार्ट्स है जिसमें इस चैप्टर की शुरुआत की गई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।